धन्यवाद उपसभापति जी, आपने मुझे टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल 2026 पर बोलने का मौका दिया है। मैं इस बिल के समर्थन में खड़ा हूं सर। माननीय उपसभापति जी, कोई भी देश तभी मजबूत होता है जब उसकी अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, जब दुनिया भर का निवेश उस पर भरोसा करता है और जब उसका आम नागरिक सरलता से बिना डर के अपना कारोबार कर पाता है। आज जो विधेयक हमारे सामने है वह इसी सोच को आगे बढ़ाने वाला विधेयक है सर। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमेशा कहते हैं कि भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत बनाना है और इसके लिए ज़रूरी है कि हम दुनिया भर की पूंजी, दुनिया भर की टेक्नोलॉजी और दुनिया भर के इन्वेस्टमेंट इसको भारत की ओर आकर्षित करें। पिछले एक दशक में हमारी सरकार ने टैक्स व्यवस्था को लगातार सरल बनाया है, टैक्स के जाल को कम किया है और निवेशकों का भरोसा जीता है। जैसे सर 2014 से लेकर अब तक कई बार टैक्स में रिफॉर्म्स लाए गए हैं। 2014 से पहले पर्सनल टैक्स में जो टैक्स लगता था 2 लाख के ऊपर कोई भी इनकम होता था तो उस पर टैक्स लगता था। आज हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री निर्मला जी ने उसको 12 लाख तक बढ़ाया है सर। एक परिवार में अगर 2 व्यक्ति काम करते हैं तो 12 लाख और 12 लाख 24 लाख जो टैक्स फ्री मिलता है, आप समझ सकते हैं कितना लाभ इस परिवार को मिलता होगा। कॉरपोरेट लॉज में भी, इनकम टैक्स में भी सरलता लाई है, कंपनी टैक्स में भी सरलता लाई है और यही कारण है सर कि जिससे आज भारत दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था है। सर ये विधेयक भी इसी यात्रा की एक और कड़ी है। यह हमारी सरकार की उसी सोच को आगे बढ़ाता है जिसमें कहा गया है कि नीति में स्थिरता और टैक्स व्यवस्था को सरलता और इन्वेस्टर्स को भारत में इन्वेस्ट करने में कोई हिचक ना हो, इसके लिए विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है। सर जब बाजार में किसी बदलाव की जरूरत महसूस होती है तो हमारी सरकार ने फाइलों में समय बर्बाद नहीं किया, तुरंत अध्यादेश के जरिए फैसला लागू किया और अब उसे संसद में विधिवत कानून का रूप दिया जा रहा है। सर इस विधेयक में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट और बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में निवेश से होने वाली इनकम पर टैक्स से छूट दी जा रही है। बहुत बड़ा बदलाव है सर। चाहे वो इंटरेस्ट इनकम से हो या सिक्योरिटीज की बिक्री से हुआ लाभ हो, उसे टैक्स से एग्जम्पशन दिया जा रहा है। पहले इस पर सर 20% तक इंटरेस्ट टैक्स और 30% तक शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगता था। अब ये छूट 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। इसका सीधा फायदा यह होगा कि दुनिया भर की पूंजी इन्वेस्टमेंट भारत की गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में और ज्यादा भरोसे के साथ आएगा, जिससे हमारी सरकार को विकास कार्यों के लिए सस्ती दर पर कैपिटल मिल सकेगा और रुपए जो हमारा भारतीय रुपया है उसको भी मजबूती मिलेगी सर। महोदय सर, हमारे देश में सूरत जैसे शहर दुनिया के हीरे उद्योग की धड़कन है, जहां लाखों कारीगर परिवार अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। यह विधेयक अधिसूचित विषय क्षेत्र में कच्चे हीरों की बिक्री से जुड़ी विदेशी कंपनियों की इनकम टैक्स से मुक्तता कराता है सर, जिससे बड़ी हीरा खनन कंपनियां और व्यापारी भारत में ही अपना कारोबार केंद्रित करेंगे। हमारे विपक्ष के साथी अभी कह रहे थे कि विदेशी इन्वेस्टमेंट जो होगी उसको टैक्स से क्यों निजात दी जा रही है और हमारी कंपनियों को क्यों टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसका सबसे महत्वपूर्ण यही उद्देश्य है सर कि फॉरेन से ज़्यादा पैसे हमारे देश में इन्वेस्टमेंट आए, हमारी कारीगरों को और काम मिलेगा। इसी तरह फोन, लैपटॉप, सर्वर जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाने वाली कंपनियां, इनके लिए विदेशी पुर्जे जो कस्टम बॉन्डेड क्षेत्र में जो वेयर हाउसेस में और गोडाउन में रखे जाते हैं उनको भी इनकम टैक्स से छूट दी जा रही है सर। और ये सर 2041 तक ये पॉलिसी बनाई जा रही है। कोई भी पॉलिसी अगर 7-2 साल के लिए बनाई जाती है तो लोग इन्वेस्ट करने में हिचकिचाते हैं, लेकिन इसे 2041 तक ये पॉलिसी लागू करने से हमारे देश को बहुत बड़ा लाभ होगा सर। ये सब हमारी सरकार के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को
और मजबूत करता है। दुनिया भर की कंपनियां अब भारत में इन्वेस्टमेंट करना चाहेंगी और इससे हमारे युवाओं को भी बहुत बड़े पैमाने पे रोजगार मिलेगा। सर, हमारी सरकार का मानना है कि जितने कम नियम कायदे होंगे उतना ही आसानी से कारोबार होगा। इस विधेयक में उन विदेशी इन्वेस्टमेंट फंड्स के लिए जो भारत से ऑपरेट होते हैं कई पुरानी शर्तें हटाई जा रही हैं। जैसे पहले था, ऑपरेट करने में 25 सदस्यों की शर्त थी, एक निवेशक को सिर्फ 10% ही तक की सीमा थी, या 100 करोड़ मिनिमम कॉर्पस फंड्स, इसकी जो शर्तें थी ये सारी शर्तें हटाई जा चुकी है। सर, ये सरलीकरण गिफ्ट सिटी जैसे हमारे अंतर्राष्ट्रीय फाइनेंशियल सेंटर को और मजबूत करेगा और दुनिया भर के फंड मैनेजर अब भारत से ही अपना काम चलाने के लिए प्रोत्साहित होंगे, जिससे भारत में रोजगार और रेवेन्यू दोनों में बढ़ोतरी होगी। सर, आज पूरी दुनिया डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रही है और डेटा सेंटर उसकी रीढ़ है। इस विधेयक में डेटा सेंटर से जुड़ा जो भी होगा उसे टैक्स एग्जम्पशन दिया जाएगा और जो पहले दिया गया था उसको और जनरस किया जा रहा है। सरकार से अलग नोटिफिकेशन की शर्त अब हटाई गई है और डेटा सेंटर किसी भारतीय कंपनी द्वारा किराए पर लेकर ऑपरेट किए जाते हैं, उन्हें भी ओनरशिप राइट जैसे टैक्स में एग्जम्पशन मिल रहा है। इससे भारत की डिजिटल अर्थव्यवस्था और डेटा सेंटर इन्वेस्टमेंट इसको वैश्विक केंद्र बन पाएगा, ये मेरा मानना है। सर, इस विधेयक को लेकर कुछ दिनों से भ्रम फैलाया जा रहा है। अभी भी विपक्ष के कुछ साथी बात कर रहे थे तो उन्होंने यूपीआई के बारे में बात की। सर, जब ये यूपीआई टेक्नोलॉजी यहाँ पे लॉन्च हुई थी तब हमारे कांग्रेस के पूर्व मंत्री, वित्त मंत्री, इन्होंने इसका मजाक उड़ाया था। सर, उन्होंने कहा था कि भारत एक गरीब देश है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे चलेगी, यहाँ पे लोगों के पास मोबाइल नहीं है, लोगों के पास गांव-गांव में इंटरनेट नहीं है, छोटे रेडी वाले, पटरी वाले या छोटे छोटे सब्जी बेचने वाले, ये लोग इसको समझ नहीं पाएंगे। लेकिन आज सर, हमारे देश में तकरीबन 48 करोड़ लोग यूपीआई का यूज कर रहे हैं, 6.5 करोड़ व्यापारी इसका यूज कर रहे हैं, लगभग रोज 1 लाख करोड़ का ट्रांजैक्शन यूपीआई से हो रहा है। सर, इससे ये कानून और ये बदलाव और ये यूपी टेक्नोलॉजी कितनी महत्वपूर्ण है हम समझ सकते हैं। लेकिन आज हमेशा की तरह विपक्ष के कई साथी संसद के अंदर भी और बाहर भी ये भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस पर यूपीआई पर कुछ चार्ज लगने वाला है। मैं पूरी तरह जिम्मेदारी के साथ यह कहना चाहता हूं कि ये पूरी तरह गलत है, सफेद झूठ है। यूपीआई पे आम नागरिक के लिए कोई भी चार्ज नहीं लगेगा, ये पूरी तरह मुफ्त है। सर महोदय, पहली की सरकारों में समय में टैक्स इतना उलझा हुआ था कि निवेशक भारत आने से पहले 10 बार सोचता था। आज उसको कंपेल्ड लॉज, अनस्टेबल पॉलिसीज, अनसर्टेन एनवायरनमेंट यहाँ पे भारत में नजर नहीं आ रहा है। पुरानी जो पहचान थी इसके विपरीत हमारी सरकार ने टैक्स व्यवस्था को लगातार सरल बनाया है, स्थिरता दी है और इन्वेस्टर्स को भरोसा दिया है कि भारत में नीति बदलेगी नहीं बल्कि समय के साथ बेहतर होगी। महोदय, यही भरोसा है जिसके कारण आज दुनिया भर की कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। आदरणीय सभापति जी, यह विधेयक इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करता है, हमारे मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र को मजबूत करता है, डिजिटल अर्थव्यवस्था को गति देता है और साथ ही आम नागरिक के हित की रक्षा भी करता है। यह प्रधानमंत्री मोदी जी के उस विजन का हिस्सा है जिसमें भारत आत्मनिर्भर भी बनेगा और दुनिया के लिए निवेश का पसंदीदा ठिकाना भी बनेगा। मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक का समर्थन करें ताकि भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत हो, हमारे युवाओं को रोजगार मिले और विकसित भारत का सपना जो हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने देखा है उसे हम जल्द साकार कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बिल का पूरी तरह समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। और हमारे ही स्पीकर शायद हमारे महाराष्ट्र से जो बात किए, याद धनंजय याद दिलाए हमें कैसे फॉर्मर वित्त मंत्री जी हंसी मजाक से हमारे देश में पावर है क्या, छोटे लोगों के पास इंटरनेट है क्या वगैरह पूछे थे। एक समय पर सब लोग उनके साथी हंस रहे थे। आज उसी यूपीआई
2,366 करोड़ एक ही जुलाई 2026 महीना में ट्रांजैक्शन किए पूरे देश में चल रही है। हम इसका वैल्यू समझ रहे हैं और 11 देश में लाइव यूपीआई आज भी अवेलेबल है, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में। इसीलिए मैं सभी मेंबर्स को ये बताना चाह रही हूँ, इस मॉडल को सस्टेनेबल रखना भारत देश के हित में, क्योंकि हमारे लिए ये बहुत बड़ा वरदान है और हमारे लिए ये बहुत बड़ा ताकत है। आज देश में बहुत विदेश में हमसे पूछ रहे हैं कि ये टेक्नोलॉजी हमें भी दे। ये मॉडल सस्टेनेबल रहना है, सेफ रहना है, रिसिलिएंट रहना है, इनोवेशन इसमें और ज़्यादा होना है। इसीलिए हम इसमें गलतफहमी फैलाना नहीं है। मैं स्पष्ट तौर से आपके सामने आपके द्वारा सभी मेंबरों को इसमें जो भी है गलतफहमियां उसको हटाने के लिए कोशिश करूँ। चाय वाला, सब्जी वाला, ठेले वाला, पटरी वाला, छोटे छोटे व्यापारी, मिनिमम सर्विस चार्ज वगैरह, ये कोई एमडीआर पे नहीं करेंगे। चाय वाले के ऊपर, सब्जी वाले के ऊपर, ठेले वाले के ऊपर, पटरी वाले के ऊपर एमडीआर चार्ज नहीं लगेगी। सर, छोटे मर्चेंट्स और किराना स्टोर्स हमारे इंक्लूसिव फाइनेंशियल स्कीम्स और सरकार के ये बहुत बड़ा कमिटमेंट है फाइनेंशियल इंक्लूजन का। स्मॉल मर्चेंट्स रिमेन सेंट्रल टू यूपीआई's इंक्लूसिव ग्रोथ। उनके ऊपर हम कोई एमडीआर लगाने वाले नहीं है।